दुनिया में फैला एक ऐसा इन्फेक्शन जिससे इंसान ऐसे क्रिएचर्स में बदल जाते हैं जो दिखने में तो ज़ॉम्बीज़ की तरह लगते हैं, लेकिन हैं उनसे 10 गुना ज्यादा खतरनाक। कहानी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही है। इसी बीच हम युनसू नामी लड़के को देखते हैं जो जख्मी हालत में बर्फ के बीच आर्मी की ओर बढ़ रहा है। इसके आसपास बहुत से ज़ॉम्बीज़ और अजीब से मॉन्स्टर्स बर्फ में अधमरे पड़े थे। आर्मी के लोग इसे बार बार रुकने का बोलने लगे क्योंकि वो बर्फ के गिरने के कारण पहचान नहीं पा रहे थे कि वो कोई इंसान है या ज़ॉम्बी। आर्मी के कहने पर भी युनसू नहीं रुका, इसीलिए सोल्जर्स ने उस पर फायरिंग करके इसे मार दिया। अब कहानी कुछ दिन पहले फ्लैशबैक में जाती है, जहां हम देखते हैं कि युनसू अपनी फैमिली की डेथ के बाद ग्रीन होम्स में शिफ्ट हो गया था। आते ही इसकी मुलाकात बिल्डिंग के गार्ड से हुई। गार्ड इसके साथ फ्रेंडली होने की कोशिश करने लगा, लेकिन युनसू अपने पेरेंट्स की डेथ की वजह से बहुत ज्यादा डिप्रेशन का शिकार था। अब युनसू को जीने की कोई इच्छा नहीं थी, इसीलिए वो छत पर खुदकुशी करने चला गया। वो कूदने ही वाला था कि तभी इसे ली युन दिखाई पड़ी, जो कि अपने डांस की प्रैक्टिस कर रही थी। ली युन इसे कहने लगी कि अगर तुम्हें खुदकुशी ही करनी है तो कहीं और जाकर कर लो, ऐसे फजूल ही इस बिल्डिंग में रहने वालों को परेशान मत करो। ये सुनकर युनसू वापिस अपने रूम में चला गया। अब एक औरत गार्ड के पास आकर इसे फिश खाने के लिए देती है। गार्ड ने इस औरत को थैंक्स करके जैसे ही फिश का बॉक्स ओपन किया, इसकी नाक से बहुत सारा खून बहने लगा। अब हम एक और लड़की जीसू को देखते हैं जो अपने रूम में बैठी गिटार की प्रैक्टिस कर रही थी। अब जीसू को एक फंक्शन के लिए जाना था। वो लिफ्ट के पास खड़ी थी कि इसके पास एक औरत आई जो खाली स्ट्रोलर को लेकर घूम रही थी। असल में इसकी बच्ची पिछले साल मर चुकी थी, जिसकी वजह से उसका ज़हनी तवाजुन बिगड़ चुका था। फिर इसके पास जावुन नामी एक लड़का आया, जिसने इसे आकर उस औरत की सारी कंडीशन बताई। जब वो लोग लिफ्ट से बाहर निकले तो जावुन की टक्कर प्योंग नामी आदमी से हुई। प्योंग एक गुंडा था जो लोगों का खून करता था। अब रात को युनसू गेम खेल रहा था कि इसे अपने नेबर से एक लड़की की रोने की आवाजें आने लगी, क्योंकि उसकी नाक से भी खून बह रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे सिक्योरिटी गार्ड की नाक से बह रहा था। रात को युनसू को कुरियर का मैसेज आया कि गार्ड बिल्डिंग में मौजूद नहीं था, इसीलिए उसके नूडल्स के बॉक्स उन्होंने युनसू के रूम के बाहर ही छोड़ दिया। युनसू बॉक्स लेने के लिए गया तो सारे के सारे नूडल्स के पैकेट्स खुले पड़े थे। युनसू ने देखा तो इसे अपने साथ वाली नेबर के डोर पर एक बिल्ली की गर्दन दिखाई पड़ी, जिसे एक अजीब से हाथ ने फौरन दबोच लिया। युनसू डर के मारे अपने रूम में जाकर छुप गया। तभी इसके रूम का डोर नॉक होता है। वो डरता डरता देखने गया तो रूम के बाहर इसकी नेबर खड़ी थी। उसे कहने लगी कि मैं बहुत ज्यादा डरी हुई हूँ और मुझे भूख भी लगी है, मुझे प्लीज अंदर आने दो। युनसू डर के मारे पुलिस को फोन करता है, लेकिन इसकी मोबाइल के सिग्नल्स बिल्कुल बंद पड़े थे। इसकी नेबर इसे रूम खोलने के लिए फोर्स करने लगी और अचानक वो एक ज़ॉम्बी में बदल गई और चिल्लाने लगी कि मुझे भूख लगी है, दरवाजा खोलो। युनसू एक डंडा पकड़कर उसे मारने के लिए बाहर निकला, लेकिन वो वहाँ से जा चुकी थी। उल्टा उसे वहाँ प्योंग मिलता है। फिर हम देखते हैं कि वो ज़ॉम्बी जाकर जीसू के रूम को नॉक करने लगी। जीसू ने अपने रूम से देखा तो वो लड़की बिल्कुल एक मॉन्स्टर में बदल चुकी थी। वो दरवाजे को इतनी जोर से पीटने लगी कि सारे दरवाजे को डेंट पड़ गए। दरवाजा ना खुलने पर वो वहाँ से चली गई। तभी प्योंग वहाँ भी आ पहुँचा। जीसू ने सारी बात प्योंग को बताई। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ली युन की अपने भाई जैक से बिल्कुल भी नहीं बनती। अब जैक अपनी बहन को गुड बाय बोलकर ड्यूटी के लिए निकलता है। वो लिफ्ट के पास गया, लेकिन लिफ्ट बंद पड़ी थी। वो सीढ़ियों के रास्ते नीचे गया तो नीचे बिल्डिंग के लोगों का रश लगा था, क्योंकि बिल्डिंग का गार्ड भी लापता था और किसी ने बिल्डिंग का शटर भी बंद कर रखा था। सभी लोग बहुत परेशान खड़े थे। अब जैक के पास एक सीओ नामी लड़की आती है, जो इसे बताने लगी कि बिल्डिंग के बाकी एग्जिट्स पर भी ताले लगे पड़े हैं। हैरानी की बात तो ये थी कि किसी के भी मोबाइल में सिग्नल नहीं आ रहे थे। सीओ और एक अंकल ऑपरेटिंग रूम में पहुंचे। सीओ लैंडलाइन से पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी बंद पड़ी थी। फिर जैक देखता है कि शटर के बाहर एक अजीब सी चीज खड़ी थी, जो कि कोई इंसान नहीं था। तभी उस अंकल को बाहर के शटर का स्विच मिल गया और उसने बाहर का दरवाजा खोल दिया। जैसे ही गेट खुला तो वो चीज बिल्डिंग के अंदर आ गई और लोगों को मारने लगी, क्योंकि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर था। जैक एक फायर सिलेंडर की मदद से उस मॉन्स्टर को रोकने लगा और अंकल को जाकर गेट बंद करने का बोला। गेट बंद होने ही वाला था कि इतने में फायर सिलेंडर खत्म हो गया। वो मॉन्स्टर दोबारा अटैक करने लगा था, लेकिन सीओ उसे लेकर बिल्डिंग से बाहर कूद गई। जैक ने शटर को बंद होने से रोक लिया और सीओ को अंदर खींच लिया। वो कुछ देर के लिए बच तो गए, लेकिन सब के सब बहुत ज्यादा डरे पड़े थे। अंकल चिल्लाने लगा कि गवर्नमेंट अब एक मॉन्स्टर को भी नहीं पकड़ सकती क्या, लेकिन जैक कहने लगा कि वो सिर्फ एक नहीं है। उन्होंने बाहर देखा तो सड़क मॉन्स्टर्स और ज़ॉम्बी से भरी पड़ी थी।
ऐसा लग रहा था मानो अब दुनिया के खत्म होने का समय आ चुका है। इधर युनसू की नाक से भी खून बहने लग चुका था, जिसके साथ ही वो बेहोश हो गया। बेहोशी की हालत में उसे अपना अतीत याद आने लगा, जब उसके पेरेंट्स जिंदा थे। युनसू देखता है कि कैसे वो अपने माता पिता की बात नहीं मानता था और कैसे उसकी सारी फैमिली जान से मारी गई। जीसू युनसू के पास ही बैठी थी। अब जीसू नीचे की तरफ जाने लगती है ताकि पता लगा सके कि आखिर बिल्डिंग में हो क्या रहा है। नीचे जाने पर सीढ़ियों पर उसे एक आदमी दिखाई पड़ा जो अजीब आवाजें निकाल रहा था। वो इससे डरकर नीचे जाने लगी, लेकिन अचानक वो आदमी एक ज़ॉम्बी में बदल गया। तभी जामुन ने पीछे से आकर इसका आधा सर ही तलवार से काट दिया और जीसू को लेकर वहाँ से चला गया। लेकिन हम देखते हैं कि वो ज़ॉम्बी फिर भी मरा नहीं था, बल्कि आधा सर कटा होने के बाद भी दोबारा से उठ खड़ा हुआ। थोड़ा आगे जाकर इन्हें एक रूम से आवाज आने लगी। इन्होंने डरते डरते रूम का दरवाजा खोला तो एक आदमी टेप के साथ बंधा पड़ा था। ये वही आदमी था जिसे प्योंग ने मारने के लिए बंदी बनाया था। इस बेचारे की हालत बहुत ही खस्ता हो रखी थी। अब ये दोनों इसे भी साथ ले लेते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन थोड़ा आगे जाकर वो आदमी इनके साथ जाने से मना कर देता है और वापस अपने रूम की ओर चल पड़ता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लियून सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। उसे कुछ खबर नहीं थी कि बिल्डिंग में चल क्या रहा है। चलते चलते वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई। इतने में से पीछे से किसी की कदमों की आहट आने लगी। इसने पीछे मुड़कर देखा तो वो प्योंग था। वो इसे उठाने ही लगा था कि इस पर पीछे से उसी इन्फेक्टेड औरत ने हमला कर दिया जिसने पहले भी युनसू और जीसू के रूम्स पर अटैक किया था। उसने प्योंग की गर्दन पर काट लिया, लेकिन प्योंग ने उसे गर्दन से पकड़कर पटक दिया और लात मार मार कर इसके सर का भुर्ता ही बना डाला। इधर सीओ एक सोल्जर के साथ मिलकर मरे हुए शख्स की फैमिली को उसकी मौत के रिलेटेड बताती है। नीचे सारी बिल्डिंग वाले बहुत ज्यादा डरे पड़े थे। किसी की बेटी बिल्डिंग से बाहर थी तो किसी की फैमिली का कोई और मेंबर। कुछ लोग ऊपर जाने के लिए जिद करने लगे ताकि अपने रूम्स में जा सके, लेकिन बाकी लोग उन्हें ये कहकर मना करने लगे कि अगर उन्होंने दरवाजा खोला तो क्या पता कौन सा मॉन्स्टर आ जाए। फिर अचानक दरवाजा ओपन होता है और प्योंग लियून के साथ आता है। सभी लोग डरने लग गए क्योंकि प्योंग को ज़ॉम्बी ने काट रखा था, इसीलिए वो भी अब इन्फेक्टेड था। अंकल ने उसे शॉक देकर बेहोश कर दिया और सब लोगों ने मिलकर प्योंग को बांध दिया। अब अंकल और कुछ लोग डिसाइड करते हैं कि प्योंग को मार डालना चाहिए, क्योंकि अगर वो जिंदा रहा तो बहुत जल्द ज़ॉम्बी में बदल जाएगा। अंकल एक मास्क लगाकर प्योंग को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इतने में प्योंग को होश आ गया। प्योंग अंकल को ही टक्कर मारकर बेहोश कर देता है और फिर प्योंग और लियून बिल्डिंग की छत पर जाने लगते हैं। सीओ और जैक पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि इस मुसीबत से छुटकारा कैसे हासिल किया जाए, क्योंकि अब उन लोगों के पास ज्यादा खाना भी नहीं बचा था। अगर उन्होंने इस मुसीबत का कोई हल नहीं सोचा तो वो लोग भूख से वैसे भी मर जाएंगे। अब हम युनसू को देखते हैं जो डरते डरते अपने रूम से बाहर जाने का ट्राई करता है, लेकिन जैसे ही इसने दरवाजा खोला वो आधा सर कटा हुआ ज़ॉम्बी इसके रूम में आने लगा। लेकिन सर कटने की वजह से अब इसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। युनसू डर के वहीं एक साइड पर बैठ गया। कुछ ही देर में वो ज़ॉम्बी उसके रूम से वापस चला गया। अब रूम में बैठे युनसू दोबारा से खुदकुशी का सोच रहा था, क्योंकि इसे पता लग चुका था कि वो इन्फेक्शन इसके अंदर भी आ चुका है। इतने में से बाहर से आवाज आने लगी। उसने जाकर विंडो से देखा तो एक आदमी अपने 2 बच्चों के लिए खाना लेने जा रहा था, लेकिन इतने में एक बड़ी आंख वाला मॉन्स्टर वहां आ गया। उससे डरकर वो आदमी नीचे गिरकर मर गया। युनसू ने बच्चों को बचाने के लिए मॉन्स्टर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जैसे ही वो मॉन्स्टर इसकी विंडो से अंदर आया, युनसू ने इसकी आंख में डंडा घुसा दिया, लेकिन इससे उस मॉन्स्टर को कुछ फर्क नहीं पड़ा और उसने युनसू को अपनी चपेट में ले लिया। अचानक इस मॉन्स्टर की आंख कटकर नीचे गिर गई। युनसू ने विंडो से बाहर देखा तो इसके साथ वाले रूम से एक अंकल ने उसे अपनी बैसाखी से फायर करके मारा था। युनसू किसी तरह उस अंकल के रूम में पहुंचा तो वो अंकल अपाहिज था। उसने युनसू के डंडे को एक हथियार में बदल दिया ताकि वो बच्चों को बचाने के लिए नीचे वाले फ्लोर पे जा सके, लेकिन साथ ही लंगड़े अंकल ने युनसू को खबरदार भी किया कि उन मॉन्स्टर्स को मारने का कोई भी तरीका नहीं है, इसीलिए कोशिश करना कि तुम उनके हाथ ना लगो। अब युनसू बच्चों को बचाने के लिए निकल पड़ता है। थोड़ा आगे जाकर ज़ॉम्बी ने आवाज सुनकर युनसू पर हमला कर दिया। युनसू ने बड़ी चालाकी से 2 जंपिंग बॉल्स पकड़कर मॉन्स्टर की तरफ फेंकी। जैसे ही बॉल्स की आवाज से मॉन्स्टर का ध्यान भटका, युनसू ने इसे जोरदार झटका दे दिया, जिससे मॉन्स्टर कुछ समय के लिए पैरालाइज होकर जमीन पर गिर गया। अब युनसू बच्चों को बचाने के लिए उनके रूम में जाता है। वो इन्हें कहने लगा कि अब तुम्हारे डैड जिंदा नहीं बचे और अगर तुम लोग यहाँ रुके तो तुम लोग भी भूख से मर जाओगे, इसीलिए तुम्हें मेरे साथ मेरे रूम में चलना होगा। वो इन्हें अपने साथ लेकर जैसे ही हॉल में पहुंचा, इसकी नाक से बहुत ज्यादा खून बहने लगा।
इसने बच्चों को यहाँ से भाग जाने का कहा। इतने में यहाँ एक विशाल मॉन्स्टर आ गया। युनसू की आंखें इन्फेक्शन की वजह से बिल्कुल काली पड़ चुकी थी। उसने मॉन्स्टर की टांग पकड़ ली और बच्चों को वहाँ से भगा दिया। मॉन्स्टर युनसू को मार ही रहा था कि उतने में वहाँ जावून और जीसू आ पहुंचे। उन्होंने मॉन्स्टर पर तलवार से हमला करके इसे जख्मी कर दिया और युनसू को लेकर भाग निकले। युनसू को होश आया तो उसे बच्चों की फिक्र लग गई और वो उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़े। इधर दोनों बच्चे डरते डरते ऊपर की ओर जा रहे थे। तभी सामने से सर कटा मॉन्स्टर आ पहुंचा। लड़की ने अपने और अपने भाई के मुंह पर हाथ रख दिया ताकि मॉन्स्टर को कोई आवाज ना आए। इतने में विशाल मॉन्स्टर भी वहां आ धमका। अब वो दोनों मॉन्स्टर्स आपस में ही लड़ने लग गए और मौके का फायदा उठाकर बच्चे ऊपर की ओर भाग निकले। ऊपर जाकर वो दरवाजों को नॉक करने लगे कि शायद कोई उनकी मदद कर दे, लेकिन वो विशाल मॉन्स्टर वहां भी आ पहुंचा। वो उनकी ओर बढ़ ही रहा था कि वहां वही आंटी आ धमकी जिसे हमने कहानी की स्टार्टिंग में देखा था। वो मॉन्स्टर उस आंटी को बुरी तरह पीटने लगा। इस सब के बीच युनसू, जीसू और जावून भी उधर आ पहुंचे थे। युनसू ने बच्चों को अपनी ओर बुला लिया और बच्चों को लेकर वहां से चला गया। जावून ने मॉन्स्टर को अपने पीछे लगा लिया ताकि जीसू की जान बचा सके। जीसू वहां पड़ी आंटी के पास गई तो वो ज़ॉम्बी में बदल रही थी, लेकिन अचानक उसकी आंखें काली से दोबारा नॉर्मल हो गईं और वो बिल्कुल ठीक हो गई। वो दोनों भी युनसू के पीछे पीछे लंगड़े अंकल के रूम में चली गईं। जावून ने काफी देर तक मॉन्स्टर को अपने पीछे लगाए रखा। फिर वो एक विंडो के पास रुक गया। जैसे ही मॉन्स्टर इस पर हमला करने लगा, जावून साइड पर कूद गया और मॉन्स्टर बिल्डिंग से नीचे गिर गया। अब सभी लोग लंगड़े अंकल के रूम में इकट्ठे होकर डिनर करते हैं और बारी बारी रूम के पास पहरा देने लगे ताकि कोई मॉन्स्टर अचानक इन पर हमला न कर दे। इधर सीओ बिल्डिंग की लाइट ठीक करने बेसमेंट में चली गई। उसने प्रॉब्लम का पता लगाकर लाइट तो ऑन कर दी, लेकिन इसे किसी अनजान व्यक्ति ने बेहोश कर दिया और मकड़ी के जाले के साथ बांधकर उल्टा लटका दिया। बिल्डिंग के बाकी सारे सदस्य भी बहुत ज्यादा डरे पड़े थे। वो सब लोग न्यूज में प्रेसिडेंट को देख रहे थे जो उन्हें अपने घरों में रहने का संदेश दे रहा था, लेकिन अचानक प्रेसिडेंट को भी इन्फेक्शन ने आ लपेटा और वो भी ज़ॉम्बी बन गया। सब लोग ये सोचकर परेशान थे कि जब देश का प्रेसिडेंट ही नहीं बच पाया तो वो लोग क्या खाक बच पाएंगे। इतने में वो शख्स जिसे जीसू और जावून ने रूम से बचाया था, वो एक बैग लेकर सबके पास आ पहुंचा जिसमें सबके लिए ढेर सारा खाना था। क्योंकि खाने की पहले से ही बहुत ज्यादा कमी थी, इसीलिए सब ने अपनी अपनी भूख के मुताबिक चीजें उठा ली। जैकब कंट्रोल रूम से सब बिल्डिंग वालों को ये संदेश दे रहा था कि वो लोग अपना खाना और मेडिसिन लेकर ग्राउंड फ्लोर पर आ जाएं, ताकि सब लोग मिलकर सरवाइव कर सकें। तभी एक औरत जिसकी बच्ची बिल्डिंग से बाहर थी, उसने चुपके से बिल्डिंग का शटर ओपन कर दिया और बाहर की तरफ भागने लगी। बाकी लोग उसे पकड़कर रोकने लगे। तभी उसे सामने से उसकी बच्ची दिखाई दी। सोल्जर बच्चे को बचाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी एक मॉन्स्टर ने उसे और बच्ची दोनों को मौत के घाट उतार दिया। अब क्या ये लोग ज़ॉम्बीज़ को बिल्डिंग में आने से रोक पाएंगे? और वो कौन सा अनजान व्यक्ति या मॉन्स्टर है जिसने सीओ को कैद कर रखा है? जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।